और हमारी माता जगवंती यादव जिनके नाम से विद्यालय है, तो उन लोगों का त्याग इतना बड़ा है बेटा कि और उनका विजन इतना स्ट्रांग था कि सब मजबूरियों के बस फिर भी हम उनके दिमाग में ये बात रही है कि अपने बच्चों को पढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। 1970 में हमने इंटरमीडिएट पास किया यहाँ से, इंटर कॉलेज वीएनबी इंटर कॉलेज से। इसके बाद मुझे जाना था पढ़ने के लिए आगे, तो अनफॉर्चुनेटली वो समय एक ऐसी दुर्घटना हुई कि घर में एक मास्टर साहब जो थे, उनकी पत्नी, जो पहली पत्नी थी, उनका देहांत हो गया और हम नहीं जा पाए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो वो आप एक तरह से उसको सोचिए तो दुर्भाग्य थी, लेकिन एक दूसरी तरह से प्रकृति को ये मंजूर था कि मुझे कहीं और ले जाना चाहती हो, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा पाया। एडमिशन मेरा इलाहाबाद में नहीं हो पाया, हम जा ही नहीं पाए। एडमिशन तो हो जाता, परसेंटेज अच्छे थे, लेकिन मौका कुछ ऐसा था, प्रकृति को ऐसा देन था कि मुझे वहाँ से छोड़ करके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाना पड़ा, एडमिशन लेना पड़ा अगस्त के महीने में। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो बनारस में है, उसमें अंतर ये है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ करके IAS PCS के लिए तैयारी करते हैं, वो उनको मौका मिलता है। जो लोग वहाँ जानता एकेडमिक स्टैंडर्ड से जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या बड़े इंजीनियर बन जाना चाहते हैं, बनते इलाहाबाद से भी हैं, लेकिन एक माहौल वहाँ का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हो जाता है कि उनको IAS PCS बनना है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो कि दुनिया में अपना नाम रखता है, और वहाँ से बड़े बड़े साइंटिस्ट निकलते हैं और बड़े बड़े इंजीनियर निकलते हैं। आज के दिन में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग बड़े बड़े पदों पर हैं और वो दुनिया में नाम कमा रहे हैं और अपने देश का नाम उजागर कर रहे हैं। तो हमको मिला मौका वहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। तो वहाँ से हमने BSc किया 72 में और फिर MSc किया 74 में। फिर हम लोगों ने, उस समय थोड़ा दिक्कत थी जरूर कि जॉब नहीं मिलते थे, इंजीनियरिंग कर लो या कर लो, तो फिर ये कंट्री ग्रो हो रही थी, आगे बढ़ रही थी, लेकिन मौका कुछ ऐसा मिला कि हम लोगों ने फिर वहाँ से PhD किया। PhD करने के बाद पढ़ाई का जो महत्व है, मैं वो कहना चाहता हूँ, ये कहना ठीक नहीं है अभी। तो हम आप लोगों से, एक बच्चे से किसी से पूछते हैं कि किसी मनुष्य का, वो चाहे स्त्री है पुरुष है, उसकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? कोई भी एक बच्चा या दो बच्चा जो समझता है वो जरा बताए कि किसी मनुष्य का, स्त्री है या पुरुष है, उसके अंदर सबसे बड़ी शक्ति क्या है? प्रश्न को सुन लिया? सबके समझ में आया? समझ में आ गया? किसी मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? जिसको आता है हाथ उठाएगा। वन और कोई? चलो बेटा आइए। चलो ठीक है बेटा, आइए, दो आदमी आइए, आइए बोलो। बहुत अच्छे बेटा। जैसा कि सर हम जानते हैं, अब तक वही बोल रहे हैं कि मनुष्य या पुरुष चाहे किसी भी, सबसे बड़ी शक्ति विद्या ही है, क्योंकि विद्या से हमें दुनिया बदलने की ताकत होती है। ठीक है, आप लोग कहना चाहते हैं? जैसे आयुष पाल जी ने कहा, विद्या सबसे बड़ा शक्ति है, यही सत्य है। और विद्यार्थी का मुख्य उद्देश्य आत्मविश्वास होता है और इसी के साथ विद्यार्थी को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना चाहिए। दुनिया में सबसे बड़ी चीज विद्या है। ठीक है, आप सहमत हैं उन चीज से? आप सहमत हैं? गुड गुड, ताली बजाओ। बहुत अच्छा लगा कि हमारे उम्मीद के हिसाब से बच्चों ने अपना उत्तर दिया कि विद्या एक ऐसा धन है, ऐसी शक्ति है कि आपसे कोई छीन नहीं सकता, इसकी चोरी नहीं होती, न कोई उसको चुरा सकता है, न कोई हड़प सकता है, न आप कहीं भी रहें, किसी भी परिस्थिति में रहें। आप कपड़े पहने हैं, बहुत अच्छा कपड़ा नहीं मिला है, लेकिन आपके अंदर ज्ञान है, तो ज्ञान की शक्ति से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं दुनिया में।
और एक संस्कृत का श्लोक है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा, शायद पढ़ते होंगे या नहीं पढ़ते होंगे। एक श्लोक था कि लंबते सोवते मूर्ख लंब सात पटाबिक यावत तावत सोवते मूर्ख यावत में किंचित भास्ति। किसी पढ़े लिखे इंसान और किसी बिना पढ़े लिखे इंसान में क्या अंतर होता है कि एक खूब अच्छा सा आभूषण पहन के कोई भी दो आदमी खड़े हैं तो उससे नहीं पता चलेगा कि ये इस आदमी में कितने गुण हैं, कितने अवगुण हैं, क्या बोलता है, उसकी सोच क्या है। तो संस्कृत में यही कहा गया है कि कोई अच्छा सा कपड़ा लत्ता पहन के, अच्छा सा प्रेजेंट करके, अच्छा सा आभूषण पहन के, घड़ी लगा लिया, मोटी सी चेन पहन लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो उसकी महत्ता तभी तक है जब तक वो कुछ बोलता नहीं। जब वो बोलेगा तब वो सबको पता लग जाएगा ये व्यक्ति कितने पानी का है, इसके अंदर कितनी काबिलियत है, कितनी क्षमता है। उस संस्कृत के श्लोक का यही मतलब है। तो विद्या जो आप लोग अर्जित कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग आपके लिए प्रयास कर रहे हैं कि आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले और अच्छा आप लोग पढ़ें। अपने माँ बाप का आप पहला होता है कर्तव्य आपका कि अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी इज्जत दें, जो आपको यहाँ पर इस दुनिया में आने का मौका दिया और आपको आगे बढ़ने के लिए, सीखने के लिए आपको जो मौका मिल रहा है ये उन्हीं का देन है। तो उनके प्रति हमेशा आपको कृतज्ञ रहना है और कर्तव्यनिष्ठ रहना है कि आपको आगे बढ़ना है, आपको मौका मिला है, करिए। और ये विद्या की शक्ति ये आपके साथ रहेगी, कहीं भी आप जाइए, कहीं भी देश दुनिया में जाइए, आपकी ये शक्ति, आपकी ये विद्या, आपका ये हुनर, आपका ये जो ज्ञान है, एक्सपीरियंस है, गेन करते हैं, उसमें विद्यालय का, प्राध्यापक का, इन्वायरमेंट का असर होता है। वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छे इन्वायरमेंट को दिया जाए, अच्छा से अच्छा मौका दिया जाए, अच्छा से अच्छा मौका दिया जाए और सुविधाएँ आपको दी जाए कि आप लोग उसको सीखें और मेहनत से पढ़ें और अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। तो ये सब हम लोगों का प्रयास है और आपको हमें आश्वासन देना चाहते हैं कि अभी इंटरमीडिएट कॉलेज ये चल रहा है, लेकिन यहाँ पर महाविद्यालय बनेगा और इस महाविद्यालय से आप आगे को पढ़ने के लिए, आपकी शिक्षा आगे बढ़ाने के लिए आपको और कहीं नहीं जाना पड़े, आप यहाँ ही शुरुआत करें। तो मेरे ख्याल 1 साल के अंदर ही या मैक्सिमम 2 साल में हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। आप लोग यहीं पढ़िए और हमारा ये उद्देश्य है कि पढ़ाई में तो बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन इस छोटे दायरे में, इस इतने रिमोट एरिया में हम लोग इंजीनियरिंग का और कंप्यूटर साइंस, आज कंप्यूटर साइंस इस तरह से बन गया है कि उसके बगैर आपका कोई काम होता ही नहीं है। एवं दाल चावल नमक खरीदने के लिए भी आजकल कंप्यूटर का सहारा लेना पड़ता है। आप घर बैठे बैठे आप ऑर्डर कर दीजिए, आपके घर पे वो सामान डिलीवर हो जाएगा। अभी गांव में नहीं है, लेकिन शहरों में यही हो गया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो कंप्यूटर का योगदान बहुत बड़ा है और हमारे जीवन में उसका बहुत बड़ा योगदान है, हमको आगे बढ़ने में और अपनी चीज़ों को, लाइफ को अच्छा बेहतर बनाने में कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम आपको, अपने यहाँ के बच्चों को तो कंप्यूटर की शिक्षा दें, आगे बढ़ाएं और उसमें ज्ञान प्राप्त करके आप अच्छा बन सकें। और दुनिया का सबसे बड़ा जो मुल्क है आज साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में, सब जगह पर अमेरिका का नाम, उसके आगे कोई भी कंट्री इतनी नहीं है जिसमें इतना विकास हुआ है। ऐसी कंट्री में इंग्लैंड है, अमेरिका है, सिंगापुर है, बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, हर की जगह स्पेशलिटी एक है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जो सुविधाएं आदमी के लिए, जो ज्ञान आप अर्जित करके आप अपना जीवन बचा सकते हैं, अपना देश का नाम उजागर कर सकते हैं, दुनिया में नाम उजागर कर सकते हैं, वो अमेरिका है। ऐसी कंट्री में आप जा सकते हैं, आपको वो मौका यहाँ पर दिया जाएगा और वो फैसिलिटी यहाँ क्रिएट की जाएगी। आप लोगों से निवेदन यही है कि आप लोग मेहनत से पढ़ाई करिए, अच्छे नंबर प्राप्त करिए, बहुत अच्छा 90%, 95% या 98% जितना मैक्सिमम हो सकता है वो, लेकिन ज्ञान का अर्जन बहुत जरूरी होता है। नंबर लेने के लिए तो और भी तरीके होते हैं जो हो जाते हैं, लेकिन ज्ञान होना वो बहुत ज़रूरी होता है। आपको नॉलेज होना चाहिए कि इसके करने से क्या होता है।
2+2 ऐड करने से 4 होता है, 2+2 ऐड करने से 5 नहीं होता है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। फंडामेंटल आपको होना चाहिए, जानना चाहिए। तो आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए, और वो ज्ञान होने के साथ साथ अपना कर्तव्य याद होना चाहिए। कि जैसे अभी वो बच्ची पढ़ रही थी संस्कृत का श्लोक, तो पहले वाले श्लोकों में पुत्र के नाम से ही है। आप किसी को आशीर्वाद दिया जाएगा तो आप पुत्रवती भव, दूधो नहाओ पूतो फलो, है ना। अब पुत्री का नाम क्यों नहीं आता है? नहीं आता है इसलिए कि बीच में इतनी रूढ़िवादिता इस समाज में आ गई है कि लड़कियों का सेकेंडरी समझा जाता है। पढ़ भी लिख लेगी फिर भी उसको वही काम करना है, घर में चूल्हा चौला और खाना बनाना, सब कुछ, बच्चे को पढ़ाना। नौकरी करने जाएगी, पैसा कमा के लाएगी, वो भी उन्हीं को देना है। उसको ये इंडिपेंडेंट नहीं रहना है कि हाँ वो पैसा वो कमा रही तो अपने लिए खर्च, अपने हिसाब से खर्चा करें, वो भी सुविधा नहीं है इस देश में। तो हमारा ये उद्देश है कि बच्चों को तो प्राथमिकता मिलती है, लेकिन बच्चियों को थोड़ा सा निगलेक्ट किया हुआ है हमारे समाज ने। तो लेकिन ये शिक्षा जब मिल जाती है तो लड़की और लड़के दोनों को बराबरी का स्थान दे देती है, या आपको सुविधा और भी मिलती है लड़की होने के नाते। तो वो सब चीज़ें हैं, ये सब आपको बेसिक शिक्षा मन में ये समझिए कि आप किसी से कम नहीं है, लड़के से कम नहीं है और न किसी से कम है, न ऊंच नीच जात, ये सब बिल्कुल कुछ नहीं है। आप दिमाग से बिल्कुल निकालिए कि कोई ये ऊंची जाति का है या निम्न जाति का है, लोअर स्तर का, ये सब कुछ होना नहीं चाहिए आपके। हर एक आदमी, हम लोग सबसे पहले इंसान है, हमको हर एक इंसान को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उसका जाति धर्म है और क्या क्या है, कुछ भी वो सब नहीं, पहले हम लोग इंसान हैं और हर एक का इज्जत करना, हर एक का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। और सबसे बड़ा कर्तव्य आपका है कि अपने माँ बाप की सेवा करना, उनकी इज्जत करना, ठीक है। तो हाँ, तो आप लोगों के अंदर में किसी तरह का, और ये शिक्षा प्राप्त कर लेने से आपको जो कहते हैं ना कि विंग्स बन जाती है, आदमी को उड़ने लगता है कि मतलब ऐसे ही यहाँ से उड़ जाएगा, इतनी शक्ति तो नहीं आती, लेकिन ज्ञान की शक्ति से उड़ सकता है। जहाँ जाना है वहाँ जाइए, अपने से उड़ के ऐसे हाथ करके उड़ के जाइए, या साधन है वो साधन का उपयोग करके आगे बढ़िए, तो आपको शिक्षा मिल जाएगी। तो आपको पंख जैसे होता है ना पक्षी को, उसको किसी तरह की आपत्ति के आए या उसके ऊपर कोई तकलीफ आए तो उड़ जाएगी ना, तो उस तरह से है आप वहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाइए, अपने एक्सप्रेस करिए, अपने वादे बढ़ाइए, तो वो शक्ति आती है, वो करिए। तो आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन है, कोई संदेह है साइंस को लेकर के, विद्यार्थी का पढ़ने को लेकर के, करियर को लेकर के, आपको क्या बनना चाहिए, आपको क्या पढ़ाई करके क्या बनना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या किसमें क्या कमी है, कोई है तो 2-4 क्वेश्चन हम ले सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप पूछिए, हम जमाएंगे। 5 क्वेश्चन आपकी तरफ से आने हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो पूछना चाहते हैं? हाथ उठाइए, क्वेश्चन लॉक हो जाएगा। 5 क्वेश्चन। आपके मन में कुछ ऐसा प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। पिछली बार भी पूछे थे, अभी भी पूछ सकते हैं, सेम ग्राउंड है। प्रश्न जिसको पूछना है, कोई हाथ कहीं से या आइए, पूछना है, आइए। लड़कों में से पूछिए, शर्माइए नहीं। तीसरा प्रश्न भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछ सकते। आंसर देखिए कैसा मैच करता है। आयुष, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि हमारी सहायता कहा करते हैं कि पढ़ाई के साथ पढ़ना एक अधूरा शब्द होता है, पढ़ाई के साथ साथ समझना शायद वो पूरा होता है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि हम पढ़ते तो हैं पर चीज़ों को समझ थोड़ा कम पाते हैं, तो उसे समझना कैसे, आप मुझे बस ये बता दीजिए कि हम चीज़ों को कैसे समझें। हाँ, पढ़ाई करना, वो हमने भी कहा आपको कि पढ़ाई करना, अच्छा नंबर ले लेना एक बात होती है, लेकिन सब्जेक्ट को समझना तो दूसरी बात होती है। तो वो समझना तो बहुत जरूरी होता है। आप जब तक समझते नहीं हैं तब तक आप उसको रट मत लीजिए कि 2+2 = 4, 2+2 = 4, ये रटने की जरूरत नहीं है। आप उसको समझिए, एनालाइज करिए कि 2+2 कैसे 4 होता है?
4 के लिए 4 डिजिट कोड नंबर होना चाहिए। अब चारों को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, तो 2 + 2, 2 एक जगह करिए, 2 दूसरी जगह रख दीजिए, तो आप उन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आएगा ना। तो इसी तरह से किसी भी सब्जेक्ट को समझना है तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। रटने का से वो स्थिर नहीं रहेगा, आपको जब तक रटे देंगे थोड़ा दिन तक याद रहेगा, फिर भूल जाएगा, एग्जाम में भी भूल जाएगा। लेकिन आप उसको याद कर लीजिए कि 2 + 2 4 ही होता है, 2 + 2 5 नहीं होता है। तो आप उसको ज्ञान करने के लिए, या आप मान लीजिए 8 और 4 मिलके 12 होता है, ठीक है। तो 8 और 4 मिलके 12 कैसे होता है, तो काउंट करो, 12 चीज़ होने चाहिए, 12 नंबर ले लो, उसको कोई भी कम्बिनेशन बनाओ, 8 एक जगह रख दो, 4 एक जगह रख दो, दोनों को जोड़ो, देखो 12 होता है ना काउंट करके। यही सिंपल फैक्टर है। या आपके पास 10 रुपया है, आपने 5 रुपया खर्चा कर दिया, तो आपके पास कितने लोग सोचने लगते हैं ऐसे करेंगे, नहीं कितना होता है कितना बचता है, वो तो आपको याद होना चाहिए। निकाल लो, 10 रुपया है, 5 रुपया निकाल दिए, 5 रुपया बचना चाहिए आपको, तो वो समझना चाहिए, वो फंडामेंटल याद रख लीजिए। रटाया कि नहीं, आप जा रहे हो 10 रुपया दे रहे हैं, 5 रुपये का अपने लिए टॉफी ले लेना, बाकी पैसा बचे ले आना। तो आप सोचते रहेंगे अरे भाई कितना 5 रुपये की टॉफी ले लिया तो हमारे पास कितना बचेगा, तो आना चाहिए ना, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाव करना है। साइंस का सब्जेक्ट है कोई। सूरज आपको दिखाई देता है, चांद भी दिखाई देता है, तो ये कैसे होता है इसको आप समझना चाहिए। आप लोग समझते होंगे, जागृति में टीचर आपको बताए होंगे कि दिन रात कैसे होती है? रट लिया है या कोई समझता है कि दिन रात कैसे होती है? कितने लोग बताएंगे दिन रात कैसे होती है? आओ आयुष को, मतलब ध्यान से सुनिए। सर, दिन रात पृथ्वी के अपनी परिक्रमा पूरा 24 घंटे दिन व रात अपना परिक्रमा करने से दिन व रात होता है। सूर्य एक जगह स्थिर रहता है, हमारी पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता। हमारी पृथ्वी थोड़ा टेढ़ी में है, गोली नहीं है, गलत बताया जाता है, लेकिन थोड़ा टेढ़ी में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है इसके दो। जब ये मतलब सूर्य जो होता है वो सीधे केंद्र में स्थित है सौरमंडल के। हमारी पृथ्वी जितने भी ग्रह हैं सब सूर्य का चक्कर लगाती हैं, लेकिन जो सूर्य है वो वहीं पर स्थिर रहता है। हमारी धरती घूमती है, तो जो भाग पहले का आता सूर्य के सामने का रहता है उस पर प्रकाश पड़ता है, तब जिन क्षेत्रों पर पड़ेगा सूर्य का प्रकाश उधर दिन हो जाता है और पीछे वाले भाग में रात हो जाता है। और जब हमारी पृथ्वी परिक्रमा करती है तब उधर दिन होता है। बहुत बढ़िया आंसर दिया सर। दिन रात यही होता है कि एक आप लोगों को पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ, आपको समझ में आया? यस सर। समझ में आ गया? तो इस आकाश में हजारों सूर्य, लाखों सूर्य, कितने सूर्य हैं आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता। ये ब्रह्मांड है, बहुत बड़ा है, कितना बड़ा है किसी को नहीं पता। तो अभी एक जो हम लोगों के सबसे नज़दीक में जो है, तो वो सबसे नज़दीक में सूर्य सबसे पहले बना, और सूर्य स्थिर है, सही है, वो गैस का गोला है, और उसमें गैस से जितने प्रेशर पे रहे कि वो आपस में बर्न होती हैं, उससे लाइट पैदा होती है, और वही वहाँ स्कैटर होती है। और पृथ्वी और चंद्रमा ये बाद में बने, उसी सूर्य से निकल कर। वो गैस का गोला है, घूमता रहता है ऐसे, और वो भी वहाँ कैसे है, अड़ा हुआ है, उसके अगल बगल और सारे मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर है, तो वो आपस में एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन रहता है, उससे अड़ा हुआ है। तो सूर्य एक जगह है और पृथ्वी उसी सूर्य से निकला हुआ एक भाग है। तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमती है, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, और एक पूरा राउंड लेती है, 1 साल हो जाता है, ठीक है। और सूर्य के चारों तरफ घूमने के अलावा पृथ्वी अपनी धुरी पर भी ऐसे ऐसे घूमती है, ऐसे ईस्ट टू वेस्ट ऐसे ऐसे घूमती है, ईस्ट से शुरू करके वेस्ट तक जाती है। तो सूर्य की तरफ जो पृथ्वी का जो भाग पहले आएगा वहाँ पर दिन हो जाएगा, जो पीछे रहेगा वहाँ पर रात रहेगी, और ये घूमती रहती 24 घंटे में। यहाँ पर गांव में ऐसा होता है ना, कहते हैं कि
पूरब मुँह करके घर मकान बनना चाहिए, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में मकान का दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप सोचिए पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण तो सब 24 घंटे में एक बार बदल ही जाएगा ना। आप किसी तरफ उसका आप अपना मकान का बनाएंगे। ये पृथ्वी के रिस्पेक्ट में आप देखते हो, जैसे आप यहाँ से दूर देखोगे वहाँ पे, तो आप किसी स्थिर चीज़ के सामने ही खड़े होकर के किसी के चलने का, किसी के आने का, किसी के भागने का एहसास करते हैं ना, रिस्पेक्टिव। तो वो उसी तरह से होता है। तो पृथ्वी जो है कि एक अपनी दूरी पे एक चक्कर लगा लेगी तो एक दिन हो जाए, 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेगी, और 365 दिन में सूर्य के चारों तरफ घूम लेती है, एक साल हो जाता है। तो एक ज्ञान होना चाहिए, रटना नहीं चाहिए। आपको ये रटना नहीं है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, किसी दिन होता है रात। ऐसा नहीं, आप समझो, ये सूरज है यहाँ, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी ऐसे ऐसे घूमती है, तो ऐसे ऐसे घूम करके एक राउंड करेगी तो 365 दिन में एक राउंड कर लेगी, ठीक है। उसमें 4 महीने की गर्मी होती है। जब ये पृथ्वी यहाँ से सूर्य से ज़्यादा दूर रहेगी तो अगर भी थोड़ा सा सनलाइट कम आएगी, हर समय के लिए सूरज होगा तो ठंडा ज़्यादा होगा। तो ठंडक का सीजन है, बारिश होती है, गर्मी होती है, तो वो 4 सीजन जो होती है इससे होती है कि जो कभी दूर हो जाती है और इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है। एक सर्कल होता है ना, सेंटर से हमेशा बराबर दूरी रहती है ऑर्बिट, और एक इलिप्स होता है वो फ्लैट टाइप होता है इस तरह से। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों तरफ। तो जब इधर आ जाएगी तो दूर हो जाएगी इलिप्टिकल में, और इधर रहेगी नजदीक रहेगी तो गर्मी होती है। तो इस तरह के इसको आपको समझना है, सीखना। इसको आप समझ लीजिए कैसे होता है, दिन होता है, रात होती है, और इसको रटने का नहीं है, आप समझ लीजिए। इसके लिए थोड़ा सा कुछ सुविधाएँ होती है, ग्लोब ले लीजिए, ग्लोब ऐसे घुमा दीजिए तो आप उसमें आ जाएगा कि सब सूर्य के सामने कौन आएगा, ऐसा आएगा, ऐसे समझा करिए और टीचर से डिस्कस किया करिए। धन्यवाद। और कोई है, किसी को क्वेश्चन है? ये बात समझ में आई सबको? और कोई क्वेश्चन है किसी का? बोलो बेटा, निश्चिंत होकर पूछिए। वो लड़की जो पूछ रही थी उसको समझ में आया कि हमको नहीं आता, समझिए, डिस्कस करिए उसको और पूछिए। मन में कोई प्रश्न बना हो, साइंस को लेकर के, मैथ को लेकर के, या कुछ और जिसका हल आपको न मिला हो, आप पूछ सकते हैं उस प्रश्न को। सर, हम अर्थ के अपर सरफेस पर रहते हैं तो हम उसमें से गिर क्यों नहीं जाते? गिरने वाला तो लंबा है, सबसे बड़ा पानी का है, और पानी है, समुद्र है ना, तो समुद्र में है तो जो ऊपर है वो रुझान करके नीचे आ जाना चाहिए ना, ऊपर सब सूखा हो जाना चाहिए, समुद्र सब नीचे हो जाना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने गुरुत्वाकर्षण का रूल पढ़ा होगा। गुरुत्वाकर्षण यानी पृथ्वी के ऊपर या किसी भी आइटम, किसी भी चीज़ के ऊपर जो भी चीज़ है वो 2 चीज़ों में अट्रैक्शन होता रहता है। वो न्यूटन का प्रिंसिपल है। न्यूटन का एक प्रिंसिपल है, वो अपनी तरफ इसे है कि न्यूटन का नाम इन्होंने लिया। न्यूटन ने सबसे पहले बताया, वो किसी पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, ऊपर से एक सेब गिरा नीचे, तो वो सोचते हैं कि एक सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया, या इधर उधर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों गिरा। तब उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम लिया कि पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी के ऊपर या किसी भी ग्रह के ऊपर जो भी चीज़ें हैं वो पृथ्वी अपनी तरफ उसको खींचती रहती है, इसलिए वो बैलेंस रहता है। तो चंद्रमा पे भी आप जाएं तो चंद्रमा पर जो ये खिंचाव होता है ना, पृथ्वी और किसी आदमी के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर अट्रैक्शन होता है, उसका आकर्षण जो चंद्रमा पर है उसका 1/6 भाग है। माने यहाँ पर 100 में से यदि आपको 100 के बराबर आकर्षण है पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर 60 के बराबर ही हो जाए, 1/6 हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पर आदमी बराबर से पैर से नहीं चलेगा, वो चलेगा तो उसका पैर उठ जाएगा तो उठा ही रहेगा।
ऐसे जैसे उड़ता हुआ चलता है, क्योंकि वो वहाँ आकर्षण कम है, उसका डेंसिटी जो होती है ना, वो चंद्रमा के ऊपर जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए अट्रैक्शन कम होता है। हम गिर इसीलिए नहीं सकते हैं तो खींचती है। आप तो आपका जो गिरने का है, एक एग्जांपल बताऊँ आपको। एक साइंटिस्ट थे, वो सीढ़ियों पर जा रहे थे, तो पीछे पीछे उनके स्टूडेंट भी आ रहे थे, तो उनको ठोकर लगा सीढ़ी पर। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि अरे स्टूडेंट आ रहा है, वो तो सोचेगा कि अरे तो सर को तो ठोकर लगा गिरने लिए, तो खड़े हो गए और वो उनको बताते हैं, तुम लोग समझ रहे ना, मुझे ठोकर लगा, मैं गिर जाता, मैं क्यों नहीं गिरा बताओ। तो वो लोग सामने गए, क्या बताएं कि देखो हमारे अंदर जो सेंटर है ना, वो नाभि के पास होता है, यहाँ से बैलेंस होते हैं शरीर। हमारा वो जो सेंटर था वो डिस्टर्ब हो गया था, हम तो साइंटिस्ट थे, इसको संभाल लिए बच गए, नहीं दूसरा कोई होकर गिर जाता। तो ये बात होती है, तो वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही हम चल पाते हैं, फिर पाते हैं। आप देखिए, आप कभी एक्सपीरियंस करेंगे, आप जब चलते रहते हैं ना, तो दोनों हाथ साथ में आगे जाना चाहिए, पीछे आना चाहिए, ऐसा होता है। किसी ने देखा, जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चलता है कोई नहीं, तो ऐसे चलता है नहीं। जब आप चलेंगे नेचुरल वे में, बगैर सोचे जबरदस्ती करेंगे तो होगा, आप ऐसे चलेंगे तो ऐसे चलते हैं। ये क्यों होता है, कोई बताएगा? ऐसा क्यों होता है? दोनों हाथ हम सीधा आगे या दोनों हाथ सीधा पीछे क्यों नहीं करते हैं? आगे पीछे करके क्यों चलते हैं? किसी का ऐसा आंसर है? बैलेंस के लिए। बैलेंस करने, बिल्कुल बैलेंस करने के लिए। आप वो बॉडी के वेट को बैलेंस करने के लिए आप खींचते हैं ना, कोई चीज़ शरीर से बहुत दूर हो जाएगा तो उसको खींचेगी तो उसका अट्रैक्शन उधर होगा, तो इसी शरीर को ही ना उसको संभालना पड़ेगा। इसीलिए वो जब एक पैर आगे जाएगा तो उधर हाथ पीछे आगे जाएगा और दूसरा वाला पीछे जाएगा, ताकि ऐसे करके वो बैलेंस हो जाएगा, बॉडी के ऊपर पूरा आप स्ट्रेट रहे। ठीक है, तो इस तरह से आप समझा करिए और टीचर से आप डिस्कस कीजिए, आपस में डिस्कस करिए और समझिए ये सब चीज़ें होती हैं इसके लिए और नहीं होंगी। ठीक है, ठीक है बेटा, बहुत आपसे मिलके बातें करके अच्छा लगा। आप लोग पढ़िए लिखिए, सुविधाएं आप लोगों को क्रिएट की जा रही दी जाएंगी, जैसे मैंने बताया, और भी आप लोगों को यहाँ पर वो फैसिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, होगा तो घर भी देंगे। आप पढ़िए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन है? हाँ बोलो, कम सर जैसे डॉक्टर इंजीनियर होता है, वो इतना फेमस क्यों है? क्यों लॉ और जो होते हैं वो इतना फेमस क्यों है? गुड क्वेश्चन। बेटा, कोई भी स्पेशलिटी है, डॉक्टर की अपनी स्पेशलिटी है और वकील की अपनी स्पेशलिटी है, तो फेमस होने का मतलब ये होता है जो लोग ज़्यादा आदमी के साथ कांटेक्ट में रहेंगे। डॉक्टर के पास सबको जरूरत पड़ती है, नहीं? कभी न कभी कल जुकाम हुआ, कभी सर्दी हुआ, हाँ कभी फीवर आ गया, कभी और बीमारी हो गई, तो आप नॉर्मली जितने गांव में जितने लोग हैं, मान लो 100 लोग हैं, तो किसी न किसी को कुछ होता रहता है और जाएगा डॉक्टर के पास, दवाई लेगा, आएगा, आपस में जिक्र करेगा, हाँ आपको तकलीफ थी, आपको कैसे ठीक हुआ, हाँ वो डॉक्टर के पास गए थे, अरे बहुत बड़े अच्छे हैं, उन्होंने ये दवाई दिया, मेरा 1 दिन में ठीक हो गया। और वकील के पास कितने लोग जाते हैं? जिसका कोई मुकदमा हो गया, किसी से मारामारी हो गई या किसी का कोई किसी की चोरी कर लिया, छीन लिया, तो ऐसे केस में जब वो ज़रूरत पड़ेगी तो वकील की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज जिसको नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो काहे के लिए वकील को जाने का। तो ये नाम इसलिए होता है डॉक्टर का, इंजीनियर का। इंजीनियर का काम है कि कंस्ट्रक्शन करते हैं, पब्लिक के लिए, आपके लिए रोड बनाते हैं, आपके लिए बिजली ले आते हैं, आपके लिए टेलीफोन की व्यवस्था करते हैं, आपके लिए टीवी, ये सब करते हैं, इंजीनियर का काम है। तो वो पब्लिक के साथ उनका इंटरेक्शन ज़्यादा है ना, आपके लिए सुविधा क्रिएट करते हैं। और वकील और ये जो लॉयर्स हैं, इन लोगों का, इनका काम बड़े बड़े केसेस को
आपकी चोरी हो गई है या कोई सामान चला गया है या एक किसी ने दूसरे को मार दिया, आप उनको दोनों को समझाएंगे तो दोनों अपनी अपनी बात रखेंगे, नहीं गलती इसकी है, हमारी गलती नहीं है। वो कहेगा नहीं नहीं गलती उसकी है, हमारी नहीं है। तो इसको डिस्प्यूट को लेके करना पड़ेगा, तो कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में कौन करेगा? कोर्ट में साधारण आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि वकील करता है, वो उसको तरीका मालूम है कि क्या कहने से आपके फेवर में रिजल्ट आएगा, क्या कहने से नहीं होगा। तो वकील के पास जाने के बहुत कम लोगों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो बहुत पॉपुलर नहीं है। लेकिन वकीलों का काम भी कम नहीं होता है, उसमें पैसा कम नहीं होता है उसमें, लेकिन आपको वही क्षमता बनाना पड़ेगा। आपको अपनी अच्छा क्षमता बनाएंगे, हाई कोर्ट का वकील बन जाएंगे या छोटी कचहरी है, SDM वगैरह बैठते हैं, इनके साथ जाएंगे तो छोटे वकील से काम होगा, उनकी फीस कम है। अब सोचिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का है और जो मिनिस्टर वगैरह है उनका डिस्प्यूट होता है, तो एक मिनिस्टर का एक केस लड़ने के लिए 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपया फीस है, तो वो बहुत बड़ा पैसा है बेटा। उनका भी नाम है राम जेठमलानी, एक ऐसे वकील थे 96 ईयर्स तक प्रैक्टिस किए। 96 ईयर में उनके 2 साल या 3 साल पहले अभी मृत्यु हुई। वो नोन है, दुनिया में नोन है, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन बहुत समाज के साथ, सबके साथ बहुत कम होता है, इसलिए वो उतना फेस नहीं करते। उनको वही जानेगा जो उनको यूज करेगा, जो उनकी सर्विस लेगा, इसीलिए वो लोग कम फेमस होते हैं। इंजीनियर और डॉक्टर ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो समाज के साथ लगे हुए हैं, कॉमन आदमी का काम करते हैं, सबको जरूरत पड़ती है, यही है। और लाइफ सबकी अच्छी है, आपको भी बनना है, डॉक्टर बनना है, कोई भी प्रोफेशन बड़ा और छोटा नहीं होता है, हर एक प्रोफेशन अच्छा होता है। लेकिन आपको कोई थोड़ा पैसे की मदद कर दे और एक आदमी कहीं आपको ऐसी कोई बीमारी हो गई है जिससे आपको बाहर निकाल दे, तो वो चूँकि जीवन दान कर देता है, उसको सेकंड कार्ड कहा जाता है। भगवान के ऊपर विश्वास करता है, इसके बाद डॉक्टर के ऊपर विश्वास करता है, तो वो भी सेकंड कार्ड कहे जाते हैं, हमको बचाते हैं इल हेल्थ से, बीमारी से, तो इसलिए उनका नाम थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन उनकी लाइफ अच्छी है, सबकी लाइफ अच्छी है। आप जहाँ भी जाए, जिस फील्ड में रहें, अच्छा काम करने की कोशिश करें, सेवा भाव से करें, बेईमानी और झूठ के किनारे बिल्कुल मत जाइए, वो हमेशा ही आपको पीछे खींचता है। आप 10 पैसे का काम करेंगे, बेईमानी से करेंगे, एक 10 पैसे का काम करने वाला इंसान एक 100 पैसे का काम करने वाले, झूठ बोल के काम करने वाले से 10-100 गुना ज़्यादा अच्छा है। जितना है आपके पास वो संतोष का जरिया बनेगा और आपको एक अच्छी बुद्धि देगा, अच्छा वातावरण देगा, अच्छा आगे बढ़ने का मौका देगा। ये आप ध्यान में रखिए, सत्य हमेशा सत्य की विजय होती है। हमारे देश का उद्देश्य है, लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, सत्य ही जीवन है, सत्य ही विजय पाता है लास्ट में। झूठ की बोली हुई नहीं, जैसे कहते हैं ना, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। काठ की हांडी में हंडी जो होती है जिसे खड़ा बनाया जाता है, आप चढ़ा देंगे तो एक बार पक जाएगा, एक बार दोबारा वो चढ़ने निकल जाएगी। तो वो झूठ के बेसिस पर जो बनी हुई चीज़ है, आपका जो भी चीज़ है, वो झूठ के बुनियाद पर नहीं टिक सकती, थोड़ा दिन तक रहेगी, इसके बाद उसका विनाश विजय होना जरूरी है। तो सत्य के बुनियाद पर रहिए, सत्य बोलिए और मेहनत करिए। आपका मेहनत, आपकी शिक्षा, ये आपको आगे ले जाएगी और कभी पीछे मुड़ के नहीं देगी। प्यारे बच्चों, आपके इन अमृत वाणी को सुन करके आपको जरूर ताकत मिली होगी और जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप कमिटेड हुए होंगे। ऐसा हुआ? यस सर। आपको फील हुआ कुछ कि पढ़ाई ही, विद्या ही वो शक्ति है, विद्या ही वो शक्ति है जिसके बल पर इतनी ऊंचाई तक जा सकते हैं। कल्याण चाचा जी, विद्यालय प्रबंधक जी ने इस बात को कहा कि इसी गांव की मिट्टी से, यहीं के प्राइमरी स्कूलों से उठ करके मरियाहों के BNB इंटर कॉलेज से होते हुए, BHU से होते हुए, देश का एक ऐसे टॉप मोस्ट, उस एरिया का टॉप मोस्ट, लगभग टॉप मोस्ट पर आप पहुंचे हैं। आपकी उस वाणी में यह एक अनुभव है, यदि आप भी उस फॉलो करेंगे तो आप इस ऊंचाई तक जाएंगे। कुछ बातें मैं जरूर चाहूँगा कि आप, हमारे बीच में हमारे वार्ड स्वरूप श्री चंद्रभान यादव जी मौजूद हैं, आप अपनी वाणी से इन सारी बातों